प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर। 2 और तारीख है जिसे हमें याद करना पड़ता है। जैसे पूछे अगर विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 नवंबर को। और विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 दिसंबर को। ये तीनों याद करना जरूरी है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, कीटभक्षी पौधा है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा घटपर्णी। घटपर्णी क्या होते हैं, जहाँ पे भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है, तो उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए पौधे कीटों का भक्षण करते हैं, उन्हें कीटभक्षी पौधे कहते हैं। इन पौधों की पत्तियाँ घड़े के समान हो जाती हैं, और जब भी छोटे कीड़े फतिंगे इसमें उड़ते हुए जाते हैं और इसके अंदर चले गए, तो ये ढक्कन बंद हो जाएगा और इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, जो उन कीटों का इसमें पाचन कर देता है। इससे इन पौधों की नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाती है। इसी प्रजाति के कुछ और भी पौधे हैं, जैसे ड्रोसेरा, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये सभी भी कीटभक्षी पौधे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त है, तो रक्त एक इसमें हो जाएगा संयोजी ऊतक। ऊतक के बारे में और भी चीज़ें जान लेते हैं। समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी के जनक मार्केलो मालपिघी को माना जाता है। सबसे पहले ऊतक का विकास सिलेंट्रेटा संघ के जीव, इसमें हाइड्रा जेलीफिश आते हैं, में हुआ था। जेलीफिश एक मछली नहीं है, सिलेंट्रेटा संघ की एक जीव है। ऊतक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला एपिथेलियल टिश्यू, जिसे उपकला ऊतक कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, जिसे संयोजी ऊतक कहते हैं। मस्कुलर टिश्यू, जिसे पेशी ऊतक कहते हैं। और नर्वस टिश्यू, जिसे तंत्रिका ऊतक कहते हैं। तो इसी कनेक्टिव टिश्यू का एक भाग है, ये 3 भागों में होता है, एरोलर, बोन्स एंड कार्टिलेज और ब्लड। तो ब्लड इसी संयोजी ऊतक का एक भाग है। बोन्स यानी अस्थि और उपास्थि भी संयोजी ऊतक होते हैं। अगला प्रश्न, बाह्य निषेचन किसमें होता है, तो इसमें तो सही आंसर हो जाएगा मेढक। अकशेरुकी जंतुओं, जैसे जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, तथा अकशेरुकी जंतुओं के साथ में मछली, मेढक आदि में शुक्राणुओं तथा अंडाणुओं को जल में विसर्जित कर दिया जाता है, और जल में शुक्राणु अंडाणुओं से मिलते हैं। इस प्रकार के निषेचन जो जंतु के शरीर के बाहर होता है, उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। तो इनमें मेढक हो जाएगा, मेढक में बाह्य निषेचन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अमरबेल उदाहरण है, तो अमरबेल जो उदाहरण है वो एक परजीवी का उदाहरण है। परजीवी क्या होते हैं, ऐसे पौधे जो भोजन के लिए दूसरे अपने पोषी पौधों पर आश्रित होते हैं, उन्हें परजीवी पौधे कहते हैं। इनमें चुस्कांक पाया जाता है और इसी की सहायता से ये पोषी से अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं। अब ये परजीवी भी 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं पूर्ण परजीवी और दूसरे होते हैं आंशिक परजीवी। पूर्ण परजीवी क्या होते हैं, जो पूर्ण रूप से भोजन के लिए अपने पोषी पर निर्भर करते हैं, उन्हें पूर्ण परजीवी कहा जाता है। और आंशिक परजीवी में क्या होता है, इनमें पर्णहरित यानी क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ये भोजन का निर्माण तो कर लेते हैं, लेकिन खनिज लवण के लिए, जल और खनिज लवण के लिए ये पोषी पर निर्भर करते हैं। तो ऐसे पौधों को आंशिक परजीवी कहा जाता है। अगर आंशिक परजीवी का उदाहरण है तो यह चंदन, यह क्या होता है, यह पोषक पौधों की जड़ों पर उगने वाला एक आंशिक परजीवी है। तो अमरबेल एक पूर्ण परजीवी है, और यहीं पे अगर चंदन कहें तो चंदन जो हो जाएगा एक आंशिक परजीवी हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न है, एक वयस्क मानव की मेरुदंड में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26। वयस्क में पूछा है इसलिए 26 हो जाएगा। अगर शिशुओं में पूछेगा तो शिशुओं में 33 होती हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है। मेरुदंड क्या होता है, रीढ़ की हड्डी को मेरुदंड कहा जाता है।
यह शिशुओं में 33 होती हैं और वयस्क मनुष्य में 26 होती हैं। यह हड्डियां मेढक और अन्य जितने भी कशेरुकी जंतु हैं उनमें पाई जाती हैं और साथ में मेढक में भी पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, टाइफाइड की बीमारी किस सूक्ष्म जीव के कारण होती है? तो टाइफाइड की बीमारी जो होती है वो बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होती है। जीवाणु से होने वाले जितने भी बीमारी हैं उनके कुछ ट्रिक हैं। इसका ट्रिक है डीप सिटी का कुटनी है। तो हर एक अक्षर से एक बीमारी का नाम याद कर लिया जाता है। इससे अगर पूछता है कि ये जीवाणु से होने वाली बीमारी है या कौन सी बीमारी जीवाणु से होती है तो इसे हम आसानी से बता सकते हैं। ट्रिक है डीप सिटी का कुटनी है। डी से डिप्थीरिया, प से प्लेग, सी से सिफिलिस, टी से टिटनस, का से काली खांसी, कू से कुष्ठ रोग, ट से टाइफाइड और टीबी, नी से निमोनिया और है से हैजा। तो जो इतनी बीमारियां हैं डिप्थीरिया, प्लेग, सिफिलिस, टिटनस, काली खांसी, कुष्ठ रोग, टाइफाइड, टीबी, निमोनिया, हैजा, ये सभी बीमारियां जो होती हैं वो जीवाणु से होती हैं। तो हम ट्रिक याद कर लेंगे तो इससे जीवाणु यानी बैक्टीरिया से जितने भी होने वाले रोग हैं वो हमें याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जा गृह है। तो कोशिका का ऊर्जा गृह जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित और भी प्रश्न हो सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है। इसमें जीवाणु और हरित शैवाल यानी जीवाणु यानी बैक्टीरिया और हरित शैवाल को छोड़कर सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं में के कोशिका द्रव्य में अनियमित रूप से बिखरे हुए दोहरी झिल्ली आबंध कोशिकांगों को सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। यानी अगर पूछा जाए कि किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है तो जीवाणु यानी बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा और हरित शैवाल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा। इसके अलावा सभी जितने भी पादप और जंतु कोशिकाएं होती हैं सभी में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इसकी खोज जो किया था वो रिचर्ड अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीशोषण होता है और क्वेश्चन पूछता है क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है? तो क्रेब्स चक्र यही माइटोकॉन्ड्रिया में ही चलता है। क्रेब्स चक्र में क्या होता है? ये वायवीय श्वसन की दूसरी अवस्था है। इस क्रिया में ग्लूकोज का अंत पदार्थ पायरुविक अम्ल पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल जाता है तथा अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। अब वहाँ पे ऊर्जा बनती है इसलिए इसे क्या क्या कहते हैं? इसको पावर हाउस कहा जाता है। हिंदी में इसको शक्ति गृह कहते हैं। रसोई घर या किचन कहा जाता है। कोशिका यहाँ तो पूछा ही है कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहेंगे? ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस या शक्ति गृह भी पूछ सकता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को पूछ सकता है। कोशिका का रसोई घर या किचन किसे कहते हैं तो भी आंसर वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। यहाँ पे 38 एटीपी मिलकर के ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पादपों में जल का परिवहन होता है तो जल यानी जाइलम में होता है। पादप ऊतक के कार्य में देख लीजिए, पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य जाइलम करते हैं और पत्तियों में निर्मित भोज्य पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम करता है। तो जाइलम और फ्लोएम याद करेंगे। जाइलम अगर पूछेगा जल का परिवहन तो जाइलम, ज से जाइलम और ज से जल। वहीं अगर पूछेगा कि अगर भोज्य पदार्थ, अब पत्तियों में जब भोजन का निर्माण हो गया तो उस भोज्य पदार्थ यानी फूड का जो है जो उसके पौधों के हर एक अंग तक पहुंचाने का कार्य जो करता है वो फ्लोएम। तो फूड से याद रखेंगे, फूड जो हो जाएगा उसके लिए फ्लोएम यूज करेंगे और जाइलम होगा वो जल का परिवहन करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन से जंतु अंडे देते हैं? तो देखिए यहाँ पे जो कार्डेटा संघ होता है, कार्डेटा संघ का एक भाग आता है मैमल्स जिसे स्तनधारी कहा जाता है। बाकी जो कुछ जंतु अंडे देते हैं, कुछ बच्चों को जन्म देते हैं,
ये तो है ही है, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछता है, तो इसको हमें समझने की ज़रूरत है। कार्डेटा संघ में जो एक भाग होता है स्तनधारी का, जिन्हें मैमल्स कहता है, इनको 3 भागों में बांटा जाता है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। प्रोटोथीरिया क्या होते हैं? ये अंडे को जन्म देते हैं और उनसे जो बच्चे निकलते हैं उन बच्चों को दूध पिलाते हैं। इसमें 2 जीव, एकिडना और प्लेटिपस, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए इसको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। एकिडना और प्लेटिपस ये स्तनधारी होते हैं, कार्डेटा संघ में स्तनधारी होते हैं। ये अंडे को जन्म देते हैं और उनसे जो बच्चे निकलते हैं उनको दूध पिलाते हैं। दूसरे होते हैं मेटाथीरिया। ये क्या होते हैं? ये बच्चे को ही जन्म देते हैं, लेकिन ये अर्ध विकसित बच्चे को जन्म देते हैं, पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म नहीं देते हैं। जैसे कंगारू, कंगारू अर्ध विकसित बच्चे को जन्म देगा और अपने बच्चे को मार्सूरियन में रखेगा। उसके बाद धीरे धीरे बच्चे का विकास हो जाएगा और उस बच्चे को दूध पिलाते हैं। तीसरा टाइप होता है यूथीरिया का। यूथीरिया में आ जाते हैं गाय, बकरी, कुत्ता, मानव, बंदर, गिलहरी। ये सभी होते हैं वो विकसित बच्चे को जन्म देते हैं और अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। तो 2 नाम यहाँ पे बार बार पूछता है अंडे देने वाले जंतु। ये स्तनधारी तो होते हैं लेकिन फिर भी अंडे देते हैं। 2 नाम याद रखेंगे, एकिडना और प्लेटिपस। दोनों पूछ चुका है, अलग अलग सालों में दोनों पूछ चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किसकी जड़ में भोजन संग्रह के लिए रूपांतरण होता है? भोजन जड़ में, तो इसमें गाजर जड़ है, बाकी सभी तना है। आलू भी तना है, अदरक भी तना है, अरबी भी तना है। अभी जड़ भी कई रूप के हैं इसमें। जैसे मूली देखेंगे तो मूली के इस रूप को कहा जाता है, ये तर्क रूप कहा जाता है। शलजम, शलजम भी जड़ है। और इसको कहेंगे ये कुंभी रूप का होता है, घड़े के आकार का है, कुंभी रूप का होता है। और गाजर, गाजर को है शंकु रूप कहा जाता है। तो हमें यहाँ पे बस इतना ध्यान देना है, जड़ में पूछ रहे हैं तो इसमें गाजर जो है वो जड़ है। इसमें गाजर भी जड़ है, शलजम भी जड़ है और मूली भी जड़ है। बाकी सभी इसमें ऑप्शन में आलू तना है, अदरक तना है, अरबी तना है। अगला प्रश्न, नर और मादा युग्मकों का युग्मन कहलाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बड़े एग्जामों में भी पूछा जाता है। इसे हम लोग कहते हैं निषेचन। इससे संबंधित और भी प्रश्न हो सकते हैं। जब नर और मादा युग्मक मिलते हैं तो उसे निषेचन कहा जाता है। उस निषेचन के फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट को हिंदी में युग्मनज बोला जाता है। नर और मादा युग्मक के मिलने को तो निषेचन कहेंगे, और उस निषेचन के दौरान क्या बनता है? तो जाइगोट बनता है। और यही जाइगोट परिवर्धित होकर भ्रूण का निर्माण करता है और वहीं से गर्भ का निर्माण होता है, वहीं से नवजात शिशु। तो ये जाइगोट भी कई बार पूछा जा चुका है। नर और मादा युग्मक मिलता है तो उसे हम लोग निषेचन कहते हैं, और उस निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो बनता है युग्मनज, जिसे जाइगोट कहा जाता है। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।